नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। आज स्पेशल रिपोर्ट में कोरोना संक्रमण की सुनामी का विश्लेषण हम करेंगे। देश भर में कोरोना को लेकर यह चर्चा चल रही है कि पीक अभी आना बाकी है या दूसरी लहर का पीक गुजर गया। आज हर तरफ कोरोना महामारी को लेकर डर है, दहशत है, खौफ है, लेकिन इसका कारण क्या है? कारण समझने के लिए अलग अलग शहरों से हमारे 10 संवाददाताओं ने यह रिपोर्ट तैयार की है। तो अगले 1 घंटे तक हम आपको वो सच दिखाएंगे जो आपके लिए जरूरी है। आखिर उत्तर प्रदेश में शमशान में कब्र का सच क्या है? गुजरात में सरकारी लैब की रिपोर्ट कैसे मौत का कारण बन गई? आज एक एक आप बीती आपको दिखाएंगे, सुनवाएंगे। तो सबसे पहले उन्नाव में रेत के नीचे दफन लाशों का सच। ऊपर रेत का टीला, नीचे दबी डेड बॉडी। यूपी का रोंगटे खड़े कर देने वाला सच। जमीन पर अगर आप हकीकत देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंसान कितना मजबूर हो चुका है और प्रशासन कितना लाचार है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आपकी गिनती खत्म नहीं होगी। दावा है कि घाट किनारे दर्जनों डेड बॉडी को बिना अंतिम संस्कार के दफना दी गई। सही सुना, हिंदुओं के शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने की बजाय आखिर डेड बॉडी को रेत में क्यों दफना दिया गया? अब उस परिवार के साथ क्या मजबूरियां रही हैं, उनके साथ देने वाले कितने लोग आ रहे हैं कोरोना संक्रमण के तहत? बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखते हैं, बट डेड बॉडीज बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, तो जलाने की व्यवस्था नहीं है। तो उस समय वो अपने परिजनों के यहीं पे गाड़ के चले जा रहे हैं, जो कि एक बड़ी समस्या है। सवाल बड़ा है क्योंकि पहले नदियों में तैरती डेड बॉडी मिली और अब घाट किनारे हिंदुओं का कब्रिस्तान। इन 2 तस्वीरों को उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से हो रही मृत्यु से जोड़कर देखा जा रहा है। तो क्या कोरोना काल में सरकार की संवेदनहीनता? क्या लकड़ी नहीं मिली तो दफना दिया? क्या कोई डेड बॉडी को घाट पर गाड़ गया? क्या मृत्यु को छुपाने के लिए ऐसा हुआ? घाट कैसे बना हिंदुओं का कब्रिस्तान? बक्सर घाट से आज तक की पड़ताल। उन्नाव के बक्सर घाट में हम आपको वो दिखाते हैं जो देख करके आपका दिल दहल जाएगा। ये घाट के पास वो जगह है जहां पर अंतिम संस्कार के लिए लोग मजबूरी में खुले में ही दफनाने के लिए मजबूर हैं, और फिर जब जानवर उन लाशों को खोद कर निकालते हैं तो उनकी लाशों के छत विकृत टुकड़े बाहर दिखने के लिए आजकल चर्चा में है इलाका। आप देख सकते हैं ये जो कुत्ते हैं ये नदी तैर करके गए हैं उन जगहों पर जहां लाशों को दबाया गया है। और अब चूंकि प्रशासन को इस बात के लिए सवाल उठे हैं तो अब वहां पर एक नाव लगाई गई है और नाव से बाकायदा जाकर के वो इंसान भगाने की कोशिश कर रहा है जिससे लाशों को खोदा न जा सके। लेकिन ये रोज का नजारा है जब हर दिन इसी तरीके से लाशों को खोद कर कुत्ते और जानवर दूसरे खाते थे। आज से पहले शायद ही आपने कभी ऐसी तस्वीरें देखी होंगी जहां शमशान घाट पर एक तरफ चिताएं जल रही हों और दूसरी तरफ उसी घाट पर शवों को बड़ी संख्या में दफनाया गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ये सरकार की नाकामी का सबसे बड़ा सबूत है, क्योंकि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी नहीं मिली तो बेबस लोगों ने शवों को यहीं पर गाड़ दिया। ऐसा 1-2 नहीं बल्कि दर्जनों लोगों ने किया। ये इधर भी साइड में भी भर गया है, उधर भी गई। जब प्रशासन की निगाह पड़ी तब आज से शायद जो है लोगों को मना कर दिया कि नहीं गाड़ेंगे, नहीं जलाएंगे। अच्छा, ये जो दिख रही है देख करके तो लग रहा है कि ज्यादातर हाल के दिनों में लाई गई हैं, तो क्या प्रशासन ने इनको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की? नहीं, जैसे जब खोदने लगे जानवर, जब पेपर में मीडिया में आया है तब प्रशासन इसमें जगह है कि जो है ये काम गलत हो रहा, अब जो है लकड़ी की व्यवस्था की जाए। लेकिन लकड़ी की व्यवस्था कोई नहीं, खुद खरीदता है गरीब आदमी, 2000 की लकड़ी खरीदता है। तो यहाँ पे जिनकी पंडा लोगों को 1000-2000 रुपए देने पड़ते हैं। हिंदुओं में अंतिम संस्कार जलाकर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है।
घाट के दोनों तरफ आपको ऐसे रेत के छोटे छोटे टीले नजर आएंगे जिसके नीचे शव दफन है। हमारी पड़ताल के दौरान स्थानीय लोगों ने बताया कि कोरोना काल में बक्सर घाट पर शवों की कतारें लग गई। उन्हीं का नतीजा है घाट पर नजर आ रहा हिंदुओं का कब्रिस्तान। किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया होगा कि कोरोना संक्रमण की वजह से इंसान ही नहीं बल्कि उसकी संवेदनाएं, रीति रिवाज सब मजबूर हो जाएंगे और इतना मजबूर हो जाएंगे कि जो उनके धर्म में तरीका होता है वो भी नहीं अपना पाएंगे। हम इस वक्त बक्सर घाट जो कि उन्नाव जिले में है उसके किनारे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जहां तक नजर जाती है सिर्फ डेड बॉडीज ही दिखाई पड़ रही हैं और वो भी दाह संस्कार करके नहीं बल्कि 2-2 फीट सिर्फ जमीन में गाड़ दी गई हैं। सरकार सिर्फ कागजों में अंतिम संस्कार के लिए मुफ्त में लकड़ी देने का दावा करती रही, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि न लकड़ी मिली, न एक बार प्रशासन घाट पर झांकने आया। डेड बॉडी आती रही और अव्यवस्था की मार के चलते रेत में दफनाई जाती रही। बक्सर घाट में आज तक कोई भी लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई। यहाँ पे प्रशासन की तरफ से कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। आदमी खुद लाता है डेड बॉडी, यहाँ से देखिए 20-25 किलोमीटर दूर से लेकर के आता है, गांव से लकड़ी खरीदता है, 3000 की मिलती है। एक भी रुपए के आज तक प्रशासन ने कोई मदद यहाँ पे शमशान घाट के लिए नहीं दिया है। आप यहाँ से पीछे तक देखते रहेंगे कम से कम 1000-2000 बॉडीज गड़ी होंगी। अभी भी कल के बाद से आज से रुका हुआ है यहाँ पे बॉडी गाड़ना, नहीं अदरवाइज हिंदू रिवाज में कभी बॉडी गाड़ी नहीं जाती थी। न लकड़ी व्यवस्था की जा रही, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ जो गरीब लोग आते हैं पहले यहाँ लकड़ी खरीदते हैं। यहाँ 2-4 माफिया लोग हैं जो लकड़ी बेचते हैं। पहले 2 रुपया 4 रुपया किलो लकड़ी बिकती है। आज की डेट में 8 रुपया 10 रुपया किलो लकड़ी बिकती है। बॉडी जलाने के लिए कम से कम 2.5 कुंटल 3 कुंटल लकड़ी चाहिए। लोगों का पैसा नहीं है, व्यवस्था होने लोग गाड़ देते हैं। आज तक का कैमरा पहुंचा तो प्रशासन की नींद टूटी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी का इंतजाम दिखने लगा। नदी में मिल रही डेड बॉडी और घाट किनारे दफनाए गए शवों की जांच होगी। जांच ये कि जो शव दफनाए गए वो कब दफनाए गए, क्या सभी की मृत्यु कोविड से हुई, क्योंकि इसी इलाके में शवों को दफनाने की परंपरा भी है। अब सवाल है कि रेत के नीचे दफन लाशें परंपरा की निशानी है या फिर घोर लापरवाही का सबसे बड़ा सबूत। शिवेंद्र श्रीवास्तव, उन्नाव, आज तक। उत्तर प्रदेश में गंगा किनारे लाशों को दफना दिया गया तो बिहार में गंगा नदी में तैरती लाशों का मिलना अभी बंद नहीं हुआ है। पटना में 2 शव मिले, नदी में मिले। ये शव किसने बहाए, क्यों बहाए, अभी तक कुछ पता नहीं। प्रशासन की तरफ से शवों के मिलने पर लीपापोती का खेल चल रहा है, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने गंगा में तैरती लाशों पर बिहार सरकार से जवाब मांग लिया है। पहले बक्सर, अब पटना। गंगा में तैरते शवों का रहस्य। बिहार में तैरती डेड बॉडी। इन तस्वीरों को हम आपको दिखा भी नहीं सकते। यकीन मानिए, कोरोना काल में गंगा नदी में तैरती लाशें उस सच से सामना करवा रही हैं, जिसमें सरकारी सिस्टम की अर्थी उठ चुकी है। गंगा नदी में लाशों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। बिहार में बक्सर के बाद अब राजधानी पटना में भी 2 लाशें गंगा नदी में नजर आ रही हैं। पटना के गुलबी घाट की आप तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि 2 कोरोना मरीजों की ये लाश बीते कई घंटों से गंगा नदी में नजर आ रही है। जिला प्रशासन को इसकी सूचना दे दी गई है और खुद पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने ये कहा है कि इन लाशों को विधि पूर्वक सम्मान के साथ अंतिम संस्कार इनका किया जाएगा और इस बात पर पूरी नजर रखी जा रही है कि लोग मरीजों के शव को गंगा नदी में न प्रवाहित करें। खासतौर पर पटना में इस बात का ख्याल रखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन को सूचना दिए जाने के घंटों बाद तक ये 2 लाशें आपको वहां पर अभी भी नजर आ रही हों। तारीख बदली, लेकिन यूपी के बाद बिहार की न तो तस्वीर बदली और न ही तकदीर। पटना में गंगा नदी में एक नहीं 2 शव तैरते मिले। लाश तो ज्यादा नहीं, 2 ही है। अच्छा, तो दोनों क्या प्लास्टिक का उसमें लपेटा? ना, ये वो है। किसका, क्या में लपेटा है? प्लास्टिक वाला। गुलाबी घाट पर शव मिलने से हंगामा मचा तो प्रशासन को होश आया। कलेक्टर साहब मीडिया के कैमरे पर आए, गंगा नदी में तैरते शवों पर सफाई दी। गंगा नदी में हम लोग देख रहे हैं कि शव बह के आ रहे हैं काफी दूर से,
और गुलबी घाट में भी हम लोगों को सूचना मिली है, तो हम लोगों का जो एक सेल बना हुआ है जो लावारिस शव हैं उनके अंतिम संस्कार के लिए, उसको हम लोगों ने निर्देशित किया है और वो लोग उसका विधि पूर्वक जो संस्कार होगा उसको वो लोग कर रहे हैं। बाकी हम लोग नज़र रख रहे हैं कि गंगा नदी में लोग शव नहीं फेंकें, कम से कम हम लोगों के ज़िले में यहाँ नहीं फेंकें, और हम लोग मुफ्त में उनके अंतिम संस्कार की व्यवस्था किए हुए हैं। प्रशासन का कहना है कि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि क्या ये लाशें यहीं बहाई गई या कहीं से बहकर आई हैं। उधर बिहार में नदी में लाशों के मिलने के मामले में पटना हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और सरकार से इस मामले में क्या कार्रवाई की है इस पर जवाब देने को कहा है। यानी कटघरे में सरकार है, पटना में तैरती लाशें मिल रही हैं, तो वैशाली जिले में गाँव वाले भगवान भरोसे हैं। कोरोना की महामारी यूं तो बिहार के गांव-गांव में अपने पैर पसार चुका है, लेकिन वैशाली जिले का ये घोसवर गांव में आपका स्वागत है। ये घोसवर गांव बुरी तरह से प्रभावित है और हम इस गांव में आए हैं। इसमें पिछले कुछ दिनों में 15 लोगों की मौत हुई है। घोसवर गांव में बीते कुछ दिनों में 15 लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन आज तक की टीम जब गांव में पहुंची तो सरकारी सिस्टम पूरी तरह से नदारद दिखा। गांव में बहुत सारा फैला हुआ है। बहुत ज्यादा। कितना? मोटा मोटी मान के चलिए ना कि आधा गांव लपटाया होगा। आधा गांव। तब भी लेकिन आप लोग कोई प्रिकॉशन ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? क्या हम लोग दवा खा रहे हैं। आपका तो दवा खा रहे हैं? ठीक है। आप पॉजिटिव थे क्या? गांव वालों का कहना है कि आधी आबादी कोरोना से संक्रमित है, लोगों की मौत हो रही है। भरोसा सरकार पर नहीं, नसीब पर है। हम लोग गांव में अपने प्राइवेट से बुला करके घर पर ही चेक करा रहे हैं। स्वास्थ्य उपकेंद्र में कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। डॉक्टर आते हैं? डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहाँ कोई व्यवस्था है नहीं। कोई टेस्ट की कोई व्यवस्था नहीं है। मतलब हॉस्पिटल रहते हुए भी यहाँ पर टेस्ट की व्यवस्था नहीं है। जिन गाँव में हॉस्पिटल नहीं है उनका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। सोचिए, हाजीपुर शहर से 10 किलोमीटर दूर स्थित इस गांव में रेलवे स्टेशन भी है और स्वास्थ्य उपकेंद्र भी, लेकिन ये उपकेंद्र सिर्फ सरकारी रस्म अदायगी का प्रतीक है। यहाँ डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ नहीं बल्कि ताला मरीजों का स्वागत करता है। कोरोना की महामारी ने गांव-गांव को अपने चपेट में ले लिया है। हम अभी मौजूद हैं घोसवर गांव में और हमारे पीछे, जो कि वैशाली जिले में घोसवर गांव है, हमारे पीछे ये स्वास्थ्य उपकेंद्र है। इसमें ताला लगा हुआ है, दोपहर का समय है, कोई डॉक्टर नहीं, कोई नर्स नहीं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग गांव में फैल रहे इस महामारी को रोकने के लिए कितना तत्पर है, इससे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। घोसवर गांव जो है ये वैशाली जिला का गांव है और इस गांव में जब हम आए हैं तो पता चला है कि पिछले कुछ दिनों में 15 से ज्यादा लोग मौत के शिकार हुए हैं, जिसमें से ये बताया जा रहा है कि 10 लोगों का तो टेस्ट हुआ था बजाबते, वो पॉजिटिव आए थे और उसके बाद उनकी मृत्यु हुई है। 2000 की आबादी वाले इस गांव में आधे से ज्यादा लोगों का कोरोना लक्षण है। टेस्ट में 100 लोग पॉजिटिव भी हैं, लेकिन इलाज के लिए सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। 20-22 आदमी मर चुका है। ऐसी अब तक नहीं हल्ला है, उम्र दराजों मर रहा है, कमजोरों तरफा के आदमी मर रहा है, तो सब जा रहा है करौने में। क्या मतलब पॉजिटिव भी है लोग? अब ये तो जांच पड़ताल होगा तब न पता चलेगा सर। हम होता नहीं है तो गाँव में तो है स्वास्थ्य। हाँ, ये तो सुइया लेता है लोग। अब हम ही है तो हम ही गए हैं, सुइया ले लिए हैं। दोनों सुई ले लिया? हम दोनों सुई ले। बिहार के गांवों में कोरोना संक्रमण की सुनामी आ चुकी है, लेकिन सरकार और उसका पूरा सिस्टम हाथी के दांत जैसा है, यानी खाने के और दिखाने के कुछ और। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ वैशाली से सुजीत कुमार झा, आज तक। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और वो खबर भी इन्हीं डेड बॉडीज को लेकर, शवों को लेकर है। खबर यह है कि यूपी सरकार के फैसले पर कैमूर बिहार के लोग भड़क गए हैं और वो फैसला यह है कि दाह संस्कार पर रोक लगाया गया था। फैसला यूपी सरकार ने लिया, लेकिन लोग नाराज हुए हैं। यूपी में बिहार के शवों के दाह संस्कार पर रोक लगा दी गई है और इस फैसले को लेकर कैमूर के लोग भड़क गए हैं। दाह संस्कार रोके जाने से कैमूर के लोग काफी नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। बिहार से उत्तर प्रदेश जाने वाले शवों को लौटाने पर यह हंगामा हो रहा है।
गांवों में कोरोना की टेस्टिंग और मरीजों को सही समय पर दवाई नहीं मिल रही तो बेंगलुरु में प्राइवेट हॉस्पिटल और दलालों का बड़ा रैकेट काम कर रहा है। हमारी संवाददाता नबीला जमाल की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको बेंगलुरु के अस्पतालों का काला सच पता चलेगा। बेंगलुरु में कोरोना संक्रमण से त्राहिमाम मचा है, लेकिन यहां संक्रमित मरीजों को ट्रिपल अटैक झेलना पड़ रहा है। पहला ऑक्सीजन की कमी, दूसरा हॉस्पिटल बेड की कमी और तीसरा हॉस्पिटल में दाखिला कराने वाले गैंग का सिंडिकेट। आज तक की पड़ताल में बेंगलुरु का डरावना सच कैद हुआ। ज्यादातर मरीजों का कहना है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में खुलेआम लूट का खेल खेला जा रहा है। बेंगलुरु में कोविड पेशेंट जो है, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जब जा रहे हैं वहां पर तो पूरा फुल है, तो उनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स के पास आते हैं। वहां पर जो बीबीएमपी के वेबसाइट में वेकेंट होता है, लिखा होता है कि वेकेंट है, मगर जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं पता चलता है कि एक भी बेड नहीं है। जब हॉस्पिटल से पूछते हैं तो बोलते हैं कि बेड नहीं दे सकते, मगर अगर अर्जेंसी है तो 1 लाख तक पैसे देना पड़ेगा एक हॉस्पिटल बेड के लिए। ऐसे बहुत सारे एजेंट्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सामने घूम फिर रहे हैं ऐसे कोविड फैमिलीज को गुमराह करने के लिए और बहुत सारा पैसा उठा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे फैमिलीज हैं जो बेंगलुरु में जिन्होंने 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। जिनको पैसे नहीं है उन्होंने भी बहुत मुश्किल से ऐसे पैसे दिए हैं, मगर हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि उनकी कोई गलती नहीं है क्योंकि एजेंट्स बाहर ऐसे डीलिंग कर रहे हैं। आज तक की पड़ताल में चौंकाने वाला सच पता चला। एक मरीज के घर वालों की बीती आप सुनेंगे तो पूरा खेल समझ में आ जाएगा। राहुल ने हमें बताया कैसे हॉस्पिटल में दाखिला करने वाले दलाल एक्टिव हैं। 120 किलोमीटर हमने बिना ऑक्सीजन के एम्बुलेंस में गए थे पूरा शहर। उसके बाद फिलोमिनास में वो डॉक्टर एटलीस्ट बोला कि ऑक्सीजन एम्बुलेंस में जाओ, और जब ऑक्सीजन एम्बुलेंस मिला 40 मिनट के बाद, उसके बाद वो ऑक्सीजन का काउंट ऊपर हुआ। इसीलिए सेंट जॉर्ज लोग बोल रहे हैं कि इतना कंडीशन उतना क्रिटिकल नहीं है, आप कहीं और ढूंढो नॉर्मल बेड। हमको सिर्फ इमरजेंसी वार्ड दिया था। अब कल 10 दिन के बाद, एडमिशन के 10 दिन के बाद, जब मैंने बीबीएमपी वॉर रूम वेस्ट जोन को फ़ोन किया, वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा पेशेंट अभी फिलोमिनास में एडमिट है। याद रखिए, अभी फिलोमिनास में एडमिट है। ये वही हॉस्पिटल है जो हमको डिक्लाइन कर दिया क्योंकि ये बोला कि हमारे पेशेंट बहुत क्रिटिकल है। 10 दिन के बाद अगर उनका नाम अभी एडमिटेड दिखा है और नॉट डिस्चार्ज लिखा है, इसका मतलब है कि हमारे पेशेंट के बेड में किसी और को ये बीबीएमपी लोग ने या फिलोमिनास हॉस्पिटल लोग ने आके किसी और को एडमिट किया और किसी और को ट्रीटमेंट दे रहा है। हमारे पेशेंट का नाम। प्राइवेट हॉस्पिटल के सिंडिकेट का शिकार बन चुके राहुल ने जो बताया, उसके मुताबिक कोविड मरीजों से मोटी रकम वसूली जा रही है। हॉस्पिटल और दलालों का गैंग एक्टिव है। 35,000 से 1 लाख रुपए में मिलता है प्राइवेट बेड। हॉस्पिटल ही दलालों को मरीजों की डिटेल दे देता है और गैंग के दलाल मरीजों को फोन करके इलाज कराने के ऑफर देते हैं। बेंगलुरु में हालात बद से बदतर हैं, लिहाजा मरीज की मजबूरी का कई प्राइवेट अस्पताल फायदा उठाते हैं। आप कैमरे में कैद इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। अभी देख रहे हैं ना, अब आई गेस बढ़ रहा है, उनका ऑक्सीजन लेवल थोड़ा बढ़ रहा है। 79 इट वाज, 81 कुछ हुआ है अभी के लिए। तो परेशान इसीलिए ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल एक्चुअली। आई डोंट नो कहाँ से ये दिख गया मुझे। आई वाज एक्चुअली गोइंग इन सर्च ऑफ ऑक्सीजन। आई जस्ट टर्न बैक एंड आई रेड दिस थिंग, इसीलिए जस्ट आई केम। पूछते हैं अगर कुछ हो रहा है तो। सरकार का दावा है न बेड की कमी है, न दवा की, न ऑक्सीजन की, लेकिन ये सिर्फ सरकारी दावे हैं। कर्नाटका के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में तो बेड्स भरे हुए ही हैं, मगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बोल रहे हैं कि बेड्स खाली नहीं है। यही बात अगर बीबीएमपी वेबसाइट में जाके देखें तो अलग दिखा रहा है। यहाँ पर सप्तगिरी हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो बीबीएमपी वेबसाइट में दिखा रहा है कि ये 340 के ऊपर बेड्स अवेलेबल हैं, मगर यही बात अगर सप्तगिरी हॉस्पिटल में जाके पूछे तो हॉस्पिटल लोग बोल रहे हैं कि बेड्स अवेलेबल नहीं है। तो यही कंफ्यूजन में पेशेंट को भटकना पड़ता है। ये इसी का अब फायदा लेके एजेंट्स जो हैं बोल रहे हैं कि कुछ पैसे के लिए वो बेड की एडमिशन दे देंगे। 30,000 से लेके 1 लाख से ऊपर तक चार्जेस कर रहे हैं ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। ऐसे लोगों को लूट रहे हैं यहाँ पर। सरकार की ऑनलाइन सर्विस में आपको कई हॉस्पिटल में बेड खाली दिखाई देंगे। सरकारी अस्पताल फुल है, लिहाजा मरीज प्राइवेट में जाता है और वहाँ दाखिला सरकारी सिस्टम से नहीं बल्कि हॉस्पिटल और दलालों के गठजोड़ के जरिए होता है। बेंगलुरु से नबीला जमाल के साथ आज तक ब्यूरो।
देश के कुछ और हिस्सों की ग्राउंड रिपोर्ट स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। टेक 1, टेक 2, टेक बिलियन एंड 3। बावजूद इसके मेरे बाल रहे हमेशा तैयार। से हेलो टू वाओ हेयर डेज विद वाओ स्किन साइंस रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, बिना किसी हानिकारक केमिकल्स के। ऑर्डर कीजिए www.buywow.in पर। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन दम आलू खा के। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए तब सिर्फ गैसोफास्ट असली जीरा। प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है, ऊपर आ जा। सर, दिन खत्म हो गया, तुम्हारी एनर्जी अभी तक खत्म नहीं है। खाते क्या हो? Let's make sure we close this account, guys. Thank you very much. सर, इतने सालों से आप फिजिकली फिट, मेंटली फिट, खाते क्या हो आप? सवाल पहले मैंने किया था ना। एनर्जी को रखे बरकरार, नेचुरल जिनसेंग एंड टोरिन। और ओवरऑल हेल्थ के लिए 20 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जिंक, विटामिन डी एंड सी, बढ़ा इम्यूनिटी हर पल। अरे के आप भी ओके? Of course, जब हेल्थ ओके तो सब ओके। तू आके अब इश्क में शरारत का कॉकटेल, मैनफोर्स कॉकटेल कॉन्डम्स, टेस्ट द फ्लेवर ऑफ लव। हम साक्षी हैं, सीख रहे हैं शब्दों के सही मायने। दया, करुणा, आस, जन्म, जीवन, सांस, जीने का हट, सेवा का घट, उम्मीद की एक लंबी डोर, हर रात के बाद भोर, भय दिखाता रोग, लौट कर आते लोग, इंसान को इंसानियत का साथ, लड़खड़ाती उम्मीदों का थामना हाथ। ये सच है कि ये दौर कठिन वाला है, लेकिन हर मुसीबत, हर मुश्किल में आज तक आपके लिए लड़ा है। इस चुनौती में फिर आपके साथ खड़ा है। कोरोना के खतरे के बीच एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि बच्चों में रिकवरी रेट अच्छा है। 100 बच्चों में 2 या 3 बच्चे ही ऐसे हैं जो संक्रमण के बाद सीरियस होते हैं, लेकिन भारत जैसी बड़ी आबादी वाले देश में यह आंकड़ा भी बहुत ज्यादा है। इसीलिए जरूरी यह है कि जल्द से जल्द बच्चों के लिए वैक्सीन लाई जाए। हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि कुल आबादी में कम से कम 70 से 85% लोगों को टीका लगाए बिना कोरोना से लड़ा नहीं जा सकता। अब तक ज्यादा से ज्यादा आबादी को वैक्सीन जब तक नहीं लगेगी तब तक कोरोना की एक के बाद एक लहरें आती रहेंगी और इसीलिए वैक्सीनेशन से बच्चों को अलग नहीं रखा जा सकता। इसे अमेरिका जैसे देश से समझना चाहिए, जहां जुलाई तक 70% आबादी को टीका लगाने का टारगेट है। वो अब युवा आबादी और 18 साल से कम उम्र की आबादी को टीका लगाना उसने सबसे बड़ा मिशन बना लिया है। अमेरिका में टीकाकरण के लिए फ्री आइसक्रीम और वैक्सीनेशन सेंटर तक फ्री राइड के ऑफर दिए गए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग टीका लगवाएं। भारत जैसे देश में तो 18 साल से कम उम्र की आबादी 30% है। अगर इनका जल्द से जल्द वैक्सीनेशन नहीं होगा तो कोरोना को कंट्रोल करना मुश्किल होगा और बिना वैक्सीनेशन बच्चों पर खतरा ज्यादा होगा। भारत में कोवैक्सीन का बच्चों पर ट्रायल शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक अपनी नेजल वैक्सीन पर भी काम कर रही है। जायडस केडिला भी 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के टीके पर काम कर रही है। अमेरिका और कनाडा में जिस तरह से बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल के अच्छे नतीजे आए हैं, वो पूरी दुनिया का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी चिंता यही रहती है कि बच्चों के लिए वैक्सीन सुरक्षित है कि नहीं। आज हमने बच्चों की वैक्सीन पर एक्सपर्ट से बात की है। जितनी भी वैक्सीन है अभी तक जो अप्रूव हुई है वो 3 प्लेटफॉर्म पे है। एक mRNA प्लेटफॉर्म पे है, वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पे है और तीसरी वाली इनएक्टिवेटेड वैक्सीन प्लेटफॉर्म पे। मेरा ये विश्वास है जितनी भी वैक्सीन है जो सेफ है उन सबको वैक्सीन को जहां जहां वो अप्रूव है वो सब बच्चों में ऑलरेडी या शुरू नहीं है तो शुरू हो जाएगा।
देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना ना भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना मत भूलिएगा। याद रखें, कोरोना को मात मास्क के साथ। आज तक के बेमिसाल प्रेजेंटेड बाय सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक सच्ची सहेली। सह प्रायोजक सिसा आयुर्वेदिक तेल, हेयर फॉल के लिए डॉक्टर्स की पसंद। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। 21 खूबियों वाली लक्स कोजी, सुनो तो अपने दिल की। पतंजलि एलोवेरा जेल, पिंपल्स रिंकल्स मिटाएं, मॉइस्चराइज ग्लोइंग स्किन पाएं। वैक्सीन की कमी के बीच मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। भारत में अगले हफ्ते से बाजार में मिलने लगेगी स्पुतनिक वैक्सीन। दोनों डोज के बीच बढ़ गया गैप। वैक्सीन की कमी को लेकर राजनीति जारी। ओवैसी का हमला, अपनी नाकामियों को छिपा रही है सरकार। नवाब मलिक ने फ्रेंच एम्बेसी में मॉडर्ना वैक्सीन लगने पर सवाल खड़े किए। नहीं थम रहा गंगा में शवों के मिलने का सिलसिला। आज पटना में मिले शव। एनएचआरसी का केंद्र बिहार यूपी सरकार को नोटिस, 4 हफ्ते में मांगी रिपोर्ट। प्रतिबंधों का दिखने लगा असर। मुंबई में 2000 से कम केस, दिल्ली में 11,000 के नीचे आंकड़ा। ईद से पहले देश के बाजारों में उमड़ी भीड़। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने घर में रहकर ईद मनाने की अपील की। कई नेताओं ने सावधानी बरतने को कहा। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात गुजरात के चरोड़ा गांव की। अहमदाबाद से 35 किलोमीटर दूर चरोड़ा गांव में चंद दिनों पहले 50 मृत्यु हुई। कई लोगों ने अपनों को खो दिया। गांव वालों का आरोप है कि मौत का कारण सरकार की लापरवाही। आखिर कैसे कोविड का टेस्ट लोगों के लिए मौत का सबब बन गया? हमारी संवाददाता गोपी घांगर की एक ग्राउंड रिपोर्ट। गुजरात के गांव की रिपोर्ट डरा देगी। मौत बांटने वाली सरकारी टेस्टिंग। कोविड टेस्टिंग का जानलेवा खेल। सबको फोन किया तो वो लोग बोलते थे कि आरटीपीसीआर रिपोर्ट चाहिए। आरटीपीसीआर गवर्नमेंट में मैंने रिपोर्ट कराया, वो तो नेगेटिव था और प्राइवेट में पॉजिटिव बता रहा था, तो मैं कैसे उधर ले जा सकता था। चरोड़ा गांव के विजय परमार आज जिंदा होते अगर सरकारी लैब के बजाय प्राइवेट लैब में कोविड का टेस्ट करवाया होता। यकीन मानिए, परमार परिवार की आप बीती रुला देने वाली है। इस बेटे के सिर से पिता और दादी का साया उठ गया। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि सरकारी लैब में कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और सरकारी लापरवाही ने इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए ग्रहण लगा दिया। मेरे फादर ने रिपोर्ट 20 तारीख को कराई थी और उधर रिपोर्ट कराने के बाद 5 दिन के बाद मैंने वहां जाके पता किया, तब मेरे को पता चला कि उनका रिपोर्ट नेगेटिव है। और मैंने प्राइवेट में कराया तो उधर पॉजिटिव बताया और विस्का स्कोर था और हालत बहुत कंडीशन खराब थी उनकी। एक भी हॉस्पिटल में डॉक्टर को मैंने पूछा, सभी हॉस्पिटलों में, तो उधर उन्होंने मेरे को बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और वेंटिलेटर की सुविधा वीएस में है और सिविल में 2 जगह पे है, पर उधर मेरे को एक भी बेड खाली नहीं मिला। मैंने 108 वालों को फोन भी किया। अपने पिता की तस्वीर को देख रहे कुणाल परमार का सब कुछ छिन गया। पिता की तबीयत खराब थी। सरकारी लैब में कोविड का टेस्ट हुआ लेकिन रिपोर्ट निगेटिव आई। हॉस्पिटल ने दाखिला लेने से मना कर दिया। लापरवाही की इंतहा देखिए। प्राइवेट लैब की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भी विजय परमार की मृत्यु हो गई। परमार परिवार का ये सदमा इतना गहरा है कि अब सबका यही कहना है कि ईश्वर ऐसा दिन किसी को ना दिखाए। संभलना, लेकिन धीरे धीरे तो संभलना पड़ेगा ही। हमारे यहाँ हमारे घर पे तो ऐसी आफत आ पड़ी है कोरोना की वजह से, हम क्या करें, लेकिन संभलना तो पड़ेगा। वो हमारा भतीजा एक ही है, उसको भी संभलना पड़ेगा। कोरोना की वजह से वो मौत हुई है तो उसमें हम भी बहुत
दुखदाई व्यक्त कर रहे हैं। सोचिए, अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूर चरोड़ा गांव का हाल ऐसा है, तो सुदूर गांव का क्या हाल होगा। आज तक की पड़ताल में पता चला कि इस गांव में 50 से ज्यादा लोगों की कोरोना से मौत हुई। अब हमारे गांव में 10,000 की बस्ती है। प्राइवेट लैब में जो करवाते थे, रोज 60 सैंपल या 65 सैंपल ले जाते थे, उसमें 40 से 50% पॉजिटिव आते थे। और अभी कितने केस होंगे? अभी गांव में हो गए 50-60 केस हो गए। सबसे ज्यादा कितनी मौत हुई है और एक दिन में सबसे ज्यादा कितनी मौत हुई? एक दिन में सबसे ज्यादा 12 डेथ हुई थी एक दिन में, और बाकी सारे दिन में 6-7 15 दिन पहले ऐसी डेथ होती रहती थी। कोरोना से खौफ के मंजर के बीच इस गांव में खुद सख्त लॉकडाउन लगाया गया, क्योंकि सरकार ने पूरे गांव को अपने नसीब पर छोड़ दिया। 15 दिन पहले तो 60 लोगों की डेथ हो चुकी थी और कोई किसी के पास जाने के लिए तैयार नहीं था। स्मशान में भी जाने के लिए कोई तैयार नहीं था, कोई एक्सपायर हो जाए तो। और काफ़ी गांव के हालात काफ़ी गंभीर थे, और हमने फिर आइसोलेट सेंटर चालू किया यहाँ पे, और गांव में सख्त लॉकडाउन लगा दिया कि जो कोई भी दुकान 12 बजे बाद खोलेगा, दोपहर 12 बजे के बाद खोलेगा, तो उसको 5,000 रुपये का दंड दिया जाएगा गांव पंचायत की तरफ से। उसके बाद स्थिति थोड़ी काबू में आई है। परमार परिवार की तरह दूसरे गांव वाले भी यही बता रहे हैं कि कोरोना रिपोर्ट के चक्कर में कई मौतें हो गईं। 60 लोगों की 50 से 60 लोगों की मौत हुई और काफ़ी गंभीर परिस्थिति थी। अभी क्या है, जो गांव में PHC सेंटर है, वहाँ सभी लोग टेस्टिंग के लिए भी जाते थे, पर क्या वहाँ से नेगेटिव रिपोर्ट आते थे और वो बेफिक्र होकर गाँव में घूमते थे। उसकी वजह से गाँव में संक्रमण काफ़ी ज़्यादा लेवल तक हो गया और बाद में गांव के चौराहे और गांव के लोगों के चेहरों पर कोरोना का खौफ साफ देखा जा सकता है। गुजरात के कई गांव ऐसे हैं जहां लोग सरकारी लापरवाही और प्रशासन की अनदेखी के चलते जान गंवा बैठे। ने इस गांव के साथ ऐसा खेल खेला है कि महज 15 दिनों के अंदर ही 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, और सरकारी प्रशासन की लापरवाही भी ऐसी कि शुरुआत के दौर में जिन लोगों के RT-PCR रिपोर्ट निकाले गए वो भी नेगेटिव आए। तो आखिरकार सवाल यही खड़ा होता है कि क्या शुरुआती दिनों में जिन लोगों की मौत हुई है उसकी मौत के लिए जिम्मेदार सरकार है? कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी गांगर, चलोड़ा गांव, अहमदाबाद जिला, आज तक। आज तक की ग्राउंड रिपोर्ट में अगली खबर हमारी रायबरेली से है। सोनिया गांधी के इस संसदीय क्षेत्र में एक ऐसा गांव भी है जहां दहशत का साया है। आज तक की टीम की पड़ताल में यह पता चला है कि इस गांव में पिछले कोरोना से संक्रमित 26 लोगों में से 17 की एक हफ्ते में जान चली गई। लोगों का आरोप है कि अगर समय रहते सही इलाज मिल जाता, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, तो उनके घरों के चिराग नहीं बुझते। जो रास्ते हमेशा गुलजार रहते थे वहां सन्नाटा पसरा है। जिन रास्तों के सिरे गांव की गलियों से जुड़ते हैं वहां बास बल्ली लगी है। कोरोना के खौफ का पोस्टर चिपका है। ये गांव है रायबरेली का सुल्तानपुर खेड़ा, जहां बाहर से आने वालों पर रोक लगी। वायरस का खतरा ऐसा कि यहां कोई आना भी नहीं चाहेगा, लेकिन जान दांव पर लगाकर हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा निकल पड़े पड़ताल करने, जानने कि आखिर सुल्तानपुर खेड़ा गांव में दहशत क्यों है। रायबरेली के इस छोटे से गांव में हमें 26 साल के इंद्रजीत साहू मिलते हैं। उन्होंने बताया कि उनके 50 साल के पिता रामजीवन साहू का निधन कोरोना की वजह से हो गया। इंद्रजीत साहू ने हमें जो बताया उसे सुनकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर आजादी के 73 साल बाद भी स्वास्थ्य सेवाएं जर्जर क्यों हैं। उनकी तबीयत 30 तारीख को खराब हुई, 23 तारीख को, 27 के डेथ हो गए। उन्हें सांस लेने में तकलीफ थी, हाथ आ रहा था। आपने कैसे उनका उपचार कराया? हम ले गए अस्पताल में, भर्ती कराया या कहीं दिखाया उनको? रायबरेली लेके गए थे एक बार यहीं पे दिखाया, फिर एक बार रायबरेली लेके गए। क्या बताया डॉक्टर ने आपको? वहाँ इमरजेंसी में कोई छूने वाला नहीं है, बस देखेंगे, वापस दवा देखने देंगे, नहीं देंगे। दर्द की ये दास्तान सिर्फ इंद्रजीत साहू की चौखट तक नहीं सिमटी। गांव के कई घरों को उजाड़ दिया कोरोना के वायरस ने। 2000 की आबादी वाले सुल्तानपुर खेड़ा गांव में करीब 500 परिवार हैं। पिछले 2 हफ्ते में 26 लोग अचानक कोरोना से संक्रमित हुए, जिनमें से 17 लोगों की एक हफ्ते के अंदर जान चली गई। आरोप है
कि मेडिकल सुविधाओं की भारी कमी की वजह से आज उनके घर में मातम पसरा है। अधिकारी चुप हैं, ना तो कोरोना की टेस्टिंग पर कुछ बोलते हैं, न इलाज पर। लेकिन गमों को समेटे गांव वाले चुप नहीं। वो कहते हैं कि सियासी सिस्टम किस कदर जंग लगा हुआ है। हम दिखाते हैं आपको ये नज़ारा उस गांव का। ये चौक है, हाट बाजार, जो किसी समय में लोगों से, दुकानदारों से और तमाम तरह की भीड़ से दिखाई देता था, लेकिन अब इस पूरे गांव में सन्नाटा पसरा है। मातम तो है ही, लेकिन लोगों में डर भी है कि जिस तरीके से संक्रमण इस जगह पर फैला और उसके बाद में लगातार जो मौतों होती चली गई, उसके बाद में अब भी गांव में कई लोग संक्रमित हो चुके हैं। बात करते हैं यहीं के एक गांव के निवासी हैं। बताइए कि किस तरीके से गांव में इस वक्त मंजर है, संक्रमण फैलने के बाद क्या स्थिति हुई और अचानक कितने लोगों की मौत होती चली? लोगों में एक डर का माहौल है और संक्रमण का खतरा दिखाई दे रहा है, क्योंकि और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शासन से या कि स्वास्थ्य विभाग में कोई सुविधाएं ऐसी नहीं है जिससे के द्वारा जान बचाई जाए लोगों की। सरकार की और तमाम से बड़ी बड़ी यहाँ की ऑक्सीजन है, कुछ भी नहीं। मैं देखा बहुत से मरीज ऐसे हैं बगैर ऑक्सीजन के दम तोड़ रहे हैं। वस्तुस्थिति जमीन पर जैसा शासन बताता ऐसा कुछ नहीं। इसी गांव में बात करते करते संवाददाता अभिषेक मिश्रा की मुलाकात गुप्ता परिवार से हुई, जिन्होंने 3 दिन के अंदर अपने परिवार के 2 सदस्यों को कोरोना के कारण खो दिया। इस परिवार का संगीन आरोप है कि सीएचसी सेंटर में न बेड मिला न ऑक्सीजन। 40 साल की पूनम देवी की मांग उजड़ गई। पति को खोने का गम पूरी तरह तोड़ चुका है। पहले बुखार आया, उनको खांसी आया, 3-4 दिन घर पर इलाज हुआ उनका, फिर नहीं ठीक हुआ तो प्राइवेट हॉस्पिटल में गए वो। फिर वहाँ पर उन्होंने उनको घोषित कर दिया, फिर भेज दिया जिला अस्पताल, फिर वहाँ से उनको L2 भेज दिया। फिर वहाँ पर उनको 3 दिन डेथ हो गई। अचानक ही हो गया एकदम? अचानक भी। बिल्कुल आपको अंदाजा नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा? नहीं। कोशिश किया बहुत सब लोग। आज भले ही सरकार दावा कर रही है कि राज्य में ऑक्सीजन की किल्लत दूर कर ली गई, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने आज तक से बातचीत में कहा है कि 23 अप्रैल को यूपी में जहां 380 मीट्रिक टन ऑक्सीजन थी, वो आज बढ़कर 1000 मीट्रिक टन से ज्यादा पहुंच चुकी है, यानी करीब 3 गुना बढ़ोतरी हुई। वहीं यूपी में 2 दिनों का बफर स्टॉक भी रखा गया है। उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कमी नहीं रह गई है। काश ये कमी पहले दूर कर ली जाती तो शायद 29 साल के उमेश अपनी मां को बचा पाते। रायबरेली के सुल्तानपुर खेड़ा गांव के ही उमेश ने ऑक्सीजन की कमी से अपने 65 साल की बुजुर्ग मां चंद्रा कली को खोया है। मां कोरोना से संक्रमित थी। मां को बचाने के लिए ऑक्सीजन की तलाश में उमेश दर-दर भटके। आखिरी सांस तक मां जिंदगी की जंग लड़ती रही, लेकिन वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिली और दुनिया छोड़कर चंद्रा कली चली गई। अरे भागना पड़ा, दिक्कतें तो बहुत आई, साधन भी नहीं मिल रहे थे। इधर साजेवरा गया, इधर वहाँ क्या बोलते उसको जतुआ, वहाँ भी लेके गए। कोई दवा, हाँ कोई दवा कारगर हुई नहीं उनके लिए। दवा ववा तो कराए, लेकिन ऑक्सीजन बेड वेड कुछ मिल नहीं पाया। बहुत सारे लोग आते थे वहाँ कुछ, लेकिन फिर नहीं ठीक हुआ सब। हाँ। रायबरेली के इस गांव के लोग वायरस से ज्यादा सरकारी सिस्टम को कोसते हैं। हमारी टीम की पड़ताल तो यहाँ पूरी हुई, लेकिन सवाल कई बाकी है। आखिर हुक्मरानों से कहाँ चूक हुई? हमारे बाबुओं की गलती की सजा जनता को क्यों मिली? अस्पतालों की बदहाली और ऑक्सीजन की किल्लत के लिए गैर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई कब होगी? अभिषेक मिश्रा, रायबरेली, आज तक। बहुत छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए आज तक। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। टेक 1, टेक 2, टेक बिलियन एंड 3। बावजूद इसके मेरे बाल रहे हमेशा तैयार। से हेलो टू वाओ हेयर डेज विद वाओ स्किन साइंस रेड अनियन ब्लैक सीड हेयर ऑयल, बिना किसी हानिकारक केमिकल्स के। ऑर्डर कीजिए www.buywow.in पर। प्रमोशन जलन हो रही है? हाँ हो रही है, लेकिन दम आलू खा के। जब गैस, एसिडिटी और बदहजमी सताए, तब सिर्फ गैसोफास्ट असली जीरा। प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है, ऊपर आ जा। सर,
दिन खत्म हो गया, तुम्हारी एनर्जी अभी तक खत्म नहीं है। खाते क्या हो? Let's make sure we close this account, guys. Thank you very much. सर, इतने सालों से आप फिजिकली फिट, मेंटली फिट, खाते क्या हो आप? सवाल पहले मैंने किया था ना। एनर्जी को रखे बरकरार, नेचुरल जिंसेंग एंड टोरिन। और ओवरऑल हेल्थ के लिए 20 मल्टीविटामिन्स और मिनरल्स, जिंक, विटामिन डी एंड सी, बढ़ा इम्यूनिटी हर पल। अरे के आप भी ओके? Of course, जब हेल्थ ओके तो सब ओके। तू आके अब इश्क में शरारत का कॉकटेल, Danfoss cocktail condoms, taste the flavor of love. देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना ना भूलिए। कोरोना को मात मास्क के साथ। इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट आपको दे रहा है मौका देश के नंबर 1 न्यूज चैनल के साथ पत्रकारिता के गुण सीखने का। रजिस्टर करने के लिए www.indiatodaymediainstitute.in पर विजिट करें। आप देखते रहिए आज तक। और हाँ, मास्क पहनना मत भूलिएगा। याद रखें, कोरोना को मात मास्क के साथ। आज तक के बेमिसाल 20 साल। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट देश भर के दिखा रहे हैं कोरोना की दूसरी लहर घातक बन गई है। देश भर में पिछले 24 घंटों में 4000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और इसके बावजूद भी कई जगह लोगों की लापरवाही दिखाई दे रही है। लेकिन हमारी ये रिपोर्ट जरा हटकर है। आपको आज हम मध्य प्रदेश के गांव लेकर चलेंगे जहां के लोगों में कोरोना के प्रोटोकॉल को देखकर उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो बिना मास्क पहने सार्वजनिक जगहों पर चले जाने से परहेज नहीं करते, जो कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते हैं। ऐसे लोगों के दिमाग की बत्ती जलाने वाली हमारे संवाददाता हेमेंद्र शर्मा की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इसे आप जहालत का नाम दें या कुछ और, लेकिन जनाब मास्क नहीं पहनेंगे, 2 गज की दूरी का पालन नहीं करेंगे, कोरोना से बेखौफ होकर भीड़ का हिस्सा बनेंगे, वायरल फैलाने का काम करेंगे। शहरों की इतनी भयावह तस्वीरें आपने हाल में जरूर देखी होंगी। लोग धर्म के नाम पर तो कहीं जश्न के नाम पर जान के साथ खिलवाड़ करते रहे। हालात इतने बिगड़े कि देश में कोरोना का संक्रमण बेकाबू हो गया। न जाने कितने लोगों की सांसों की डोर टूट गई। ऑक्सीजन के लिए तड़प तड़प कर न जाने कितने लोग समय से पहले दुनिया छोड़कर चले गए। आज तक की पड़ताल में ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिसे आज लोगों को जरूर देखनी चाहिए। आज तक की यात्रा शुरू होती है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। करीब 40 किलोमीटर दूर सफर तय करने के बाद हमारी टीम पहुंची सीहोर। इसी सीहोर में एक गांव है चंदेरी। यहां पहुंचकर आज तक संवाददाता हेमेंद्र शर्मा हैरान रह गए। आप भी हैरान हो जाएंगे, यहां इंसान ही नहीं बैलों ने भी मास्क पहन रखा है। बैलगाड़ी चलाने वाले किसान ने तो मास्क पहनी ही है, लेकिन बैलों को मास्क पहनाया हुआ है। और इसके पीछे किसान की इस दलील को उन लोगों को गौर से जरूर सुनना चाहिए जो कोरोना काल में मास्क नहीं पहनने की बड़ी भूल कर रहे हैं। तो ये मास्क लगा के मैं लाता, वो बीमारी चल रही मास्क ये की, तो ये मास्क लगा के वहाँ से चंदेरी से लाते हैं, वो लगा के ही ले जा ये बीमारी के मारे। अच्छा। और चंदेरी रहता हूँ। अच्छा। तो माल ढोल को बीमारी आ रही है, बैलों को भी बीमारी लग जाती। अच्छा। क्योंकि ये बीमारी फैल रही है।
बेलों को मांस नहीं लगाओ तो आजकल माल ढोर भी मर रही है, बेलो होल भी मर रही है। चंदेरी गांव के हरिप्रसाद से खेत खलिहान में मुलाकात के बाद जब हमारे संवाददाता आगे बढ़े तो बांस से लटका हुआ बैनर मिला। इस बैनर की एक एक लाइन को आज समझना चाहिए। जहां राज्य सरकारें कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन लगाने को मजबूर हो रही हैं, वहीं इस गांव के लोगों ने खुद ही ग्रामीण जनता कर्फ्यू लगाकर कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। इस गांव में बाहरी लोगों को इजाजत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ के लोग किसी से मिलना नहीं चाहते, लेकिन वक्त की नजाकत को देखते हुए इन्होंने खुद ही ऐसे नियम बनाए कि ना कोई गांव से बाहर जा सकता है और ना ही गांव के अंदर कोई बाहर से आ सकता है। यानी सीहोर के चंदेरी गांव में संपूर्ण लॉकडाउन। ग्रामीण जनता कर्फ्यू लगा लिया, अपने आप में लगा लिया। कोई भी व्यक्ति बाहर का ना गांव में आ सकता है, ना गांव का व्यक्ति बाहर जा रहा है। इस समय सब अपने अपने मास्क लगा रहे हैं। आज तक की टीम जब आगे बढ़ी तो सीहोर के चंदेरी गांव में सन्नाटा दिखा। ज्यादातर लोग घरों में थे, कुछ लोग दिख रहे थे लेकिन मास्क पहने। साथ में ये लापरवाह लोगों के लिए संदेश भी देते दिखे। बैनर, पोस्टर और प्ले कार्ड लिए इन लोगों से मिलिए, आपको एहसास हो जाएगा चंदेरी गांव के लोग कितने समझदार हैं। एक एक प्ले कार्ड को आपको गौर से दिखाते हैं। इस प्ले कार्ड में लिखा है जनता कर्फ्यू का पालन करना है, कोरोना को भगाना है। दूसरे प्ले कार्ड में लिखा है हाथ धोइए, मास्क लगाइए, कोवैक्सीन का टीका लगवाइए। एक और प्ले कार्ड आपको दिखाते हैं जिसमें गांव वाले बता रहे हैं इस कोरोना महामारी से बचना है, कोरोना नियमों का पालन करना है। यानी जागरूकता की अलख जगाकर गांव वाले जिंदगी की रक्षा कर रहे हैं। आज तक ने जब लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि आज तक यहां कोई भी कोरोना से संक्रमित नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि जागरूकता की वजह से कोरोना वायरस यहां दस्तक नहीं दे सका। लोग सख्ती से इसका पालन कर रहे हैं। दूसरी लहर जहां काल बनकर टूटी है, वहीं सीहोर का चंदेरी गांव अपने आप को खुशनसीब मानता है। काश ऐसी ही जागरूकता देश के कोने कोने में होती तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। हेमेंद्र शर्मा, सीहोर, आज तक। हम सीख सकते हैं और खुद भी इसका पालन कर सकते हैं। देखते रहिए आज तक।